किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। वर्तमान में हमारे किसान भाइयों के सवाल बहुत सारे हैं। मन में रहते हैं कि यार किस तरीके से हमारी खेत को हम और ज़्यादा बढ़ावा दें, हमारी फसलों को हम किस तरीके से अच्छी उत्पादन तक पहुंचाएं जिससे कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो ये जो सवाल होते हैं, इन सवालों को लेकर हम आपके लिए आते हैं, क्योंकि इनमें जो उत्तर छुपे होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आज भी हम ऐसे ही एक नए विषय के साथ में और नए विशेषज्ञ के साथ में मौजूद हैं। आज हम रायसेन में हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह राघव जी, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो खरीफ फसलें हैं उनमें जैविक उर्वरकों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जैविक उर्वरकों का उपयोग हमारे किसान भाई कब से शुरू करें, कैसे करें? बहुत सारे दिमाग में सवाल रहते हैं जैविक को लेकर। तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? जी, सबसे पहले मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, चूँकि हम बार बार बात इस चीज़ पे कर रहे हैं कि हमारा खेती में जितने भी आदान हैं वो इस तरह संतुलित होना चाहिए। और उस संतुलन में अगर देखा जाए तो हमारी भूमि की जो भौतिक दिशा है और उसकी जैविक दिशा है, और उसमें बहुत सारी बदलाव स्थिति आ गई है। अगर हम जैविक में बात करें तो हमारी भूमि के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु हुआ करते थे उनकी संख्या दिनों दिन गिर रही है। और जो हम रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो रासायनिक खादों का संपूर्ण मात्रा में पौधे को उपलब्ध होना इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म उर्वरक जो हैं, जैविक उर्वरक हैं, वो एक तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा एक बने हुए उर्वरक हैं, जिनका उपयोग हम करके हमने फसलों में जो रसायन दिए हैं उनकी उपलब्ध क्षमता बढ़ाना है और फसल की कुल मिला के उपज भी बढ़ाना है और भूमि के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना ही है। तो इसीलिए हम जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए और जैविक खेती में एक बहुत बड़ा घटक हमारे जैविक उर्वरक हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा घटक है हमारी खेती में। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे अगर देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले जैविक जो पूरा संपूर्ण रूप से राज्य बना है वो सिक्किम है। और हमारा मध्य प्रदेश भी काफ़ी तेज़ी से इसकी ओर अग्रसर हो रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि रासायनिक विधियों द्वारा हमारा जो आर्थिक जो मूल्यांकन कह सकते हैं हम हमारी खेती को लेकर, या लागत कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारी मृदा को देखते हुए या फिर हमारे पर्यावरण को देखते हुए हमें इसको अपनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो ये जो ज़रूरी है सर, और किन किन कारणों से लाभान्वित हम होते हैं इसको लेकर हम करते हैं, तो क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं? देखिए, जहाँ तक जैविक उर्वरकों की बात है, चूँकि मैं पूर्व में भी इस चीज़ को बताया कि जैविक उर्वरक हमारे एक सूक्ष्म जीवाणुओं और जीवों द्वारा बनी हुई एक उर्वरक है। जब ये मृदा के अंदर संचित होते हैं, जाते हैं, तो हमारी भूमि के अंदर बहुत से बदलाव इसकी आते हैं, जिनकी वजह से पौधे को जो हमारी फास्फोरिक फर्टिलाइज़र है, पोटेशियम फर्टिलाइज़र है, जिंक जो हमने फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन किया है, या वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जो हमारी स्थिरीकरण करने का कार्य हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं से दलहनी फसलों में होता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम दलहनी फसलों में होता है, यदि उनकी संख्या को हम बाह्य जैविक कल्चर के रूप में उपयोग कर लें तो हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जड़ों के अंदर ग्रंथियाँ बढ़ती हैं, और जो यूरिया का उत्पादन है देश के अंदर वो भी काफ़ी प्रभावित होगा। भारत सरकार का उद्देश्य यही है कि कैसे भी यूरिया की खपत जो है कम हो, इसीलिए तमाम तरह की कोशिशें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इसमें एक ये भी पहल है कि हम सूक्ष्म जो जैविक उर्वरक हैं उनका भी उपयोग करें, ताकि उर्वरक क्षमता, उपयोग क्षमता भी बढ़ जाए। तो बहुत सारे किसान भाइयों से मुलाकात होती है, हम देखते हैं, खेतों पर जाते हैं तो हम ये पाते हैं, उनका सवाल रहता है, उनके जो उनके भाव रहते हैं वो ये रहता है कि हम धान की फसल जब बात करते हैं, धान की फसल के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम खाद का उपयोग करते हैं, दवाइयों का उपयोग करते हैं, रासायनिक विधियों द्वारा हम बहुत ज़्यादा उसको पोषक तत्व देने की कोशिश करते हैं। क्या धान में हम जैविक तरीके से खेती कर सकते हैं? जैविक तरीके से कर सकते हैं और ये संभव है, लेकिन थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैविक उर्वरक या जैविक ऐसे घटक कौन कौन से हैं जो धान की फसलों में स्पेशली कार्य करेंगे। तो धान की फसलों में जैसे हम बात करें, फास्फोरस सॉइल बैक्टीरिया का हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं नर्सरी के रूप में। जब हम नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय हम फास्फोरस सॉइल बैक्टीरिया है, जिंक सॉइल बैक्टीरिया है, पोटाश सॉइल बैक्टीरिया का हम लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, इन दोनों उपयोगों में हम लेके
और उसको हम ड्रिप करेंगे और नर्सरी को ड्रिप हम आधा घंटे के लिए रखने के बाद उसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, तो जो हमारे फास्फेटिक फर्टिलाइज़र इनकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि धान के खेत में पानी होता है, तो पानी के अंदर हम इस तरह के कुछ जैविक घटक भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बीजीए है ना, नील हरित शैवाल है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसका कार्य ये है कि वो भूमि के अंदर जैविक पदार्थों को भी बढ़ाती है, जिसको हम कार्बन बोलते हैं। साथ ही साथ बीजीए जो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। इसी तरह अजोला एक और भी होता है, जो एक वाटर फॉर्न है, जो पानी के ऊपर तैरती हुई एक तरह की वाटर फॉर्न है। उसका उपयोग करने से भी हमारे 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का उसमें होता है, और इसका उपयोग हमें भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हमें 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं धान की, तो लगने के 1-2 दिन बाद या वीडीसाइड का उपयोग करने के बाद हम इसका उपयोग करेंगे, तो पानी के सतह के ऊपर ये हरी हरी जो वाटर फॉर्न है, ये बहुत तेज़ी से अपने आप को वृद्धि करती है, और जब धान की फसल हमारी पक जाती है तो वही कार्बनिक रूप में पहुंचती है और पौधे के लिए पोषक तत्व भी देती है। साथ ही साथ वो भूमि के लिए कार्बनिक पदार्थ भी बाद में अवशेष के रूप में छोड़ के जाती है, तो इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो किसान भाई अगर जैविक खेती करते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। जैसे नील हरित शैवाल की बात करें या फिर हम एजोला खाद की बात करें, मुख्य रूप से हमारे किसान भाई अगर जैविक के रूप में अगर खेती करना चाहते हैं, अग्रसर होना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। धान की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कॉस्टली पड़ती है, बहुत ज़्यादा हमारे खर्च होता है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई इसको भी कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं सर जिनमें हम जैविक रूप से खाद पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की है, तो चूँकि अभी विषय जैविक उर्वरक आपने एक उठाया है, उस जैविक उर्वरक में हम कई तरीके से भूमि में और पौधे के साथ में भेज सकते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम बीज के साथ बीज उपचार ट्रीटमेंट करें, सीड ट्रीटमेंट करें। दूसरा तरीका है हम नर्सरी का जो रोपा है उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो या दूसरी तरह की कोई भी आप जो ट्रांसप्लांटिंग करके लगाते हैं, तो उसके साथ हम बीज उपचार करके उसको कर सकते हैं, रोपा उपचार कर सकते हैं। तीसरा होता है कि हम सीधा भूमि का उपचार भी करें। तो भूमि के उपचार में जैसे आपके गांव में या आपके आसपास भी जहाँ भी फसल अवशेष सड़ गए हैं कम्प्लीटली, तो उनके साथ हम इन जैविक उर्वरकों के उपयोग ला के उनको साथ मिला देंगे, तो ये संख्या अपने आप स्वतः ही अपने आप उस गोबर की खाद के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और बोनी से पहले सुबह या शाम, इवनिंग में या मॉर्निंग में, हमें ज़्यादा तेज़ धूप में इसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि ये जीव है और इस पर ज़्यादा सीधी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो स्वतः ही ये अपनी निष्क्रिय अवस्था में जाते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है उसको मॉर्निंग और सुबह और शाम को हो उसका उपयोग करना है। और इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जैविक जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो दूसरे प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट उसके लिए करने से पहले हमें FIR का एक सिद्धांत है, जैसे जिसमें राइजोबियम कल्चर, F का मतलब फंगीसाइड, दूसरा इंसेक्टिसाइड और तीसरा राइजोबियम कल्चर। तो कल्चर जो लास्ट में करना है, हमें पहले कोशिश करना है कि अगर सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम फंगीसाइड से कर लें, फिर इंसेक्टिसाइड से कर लें, और देन आफ्टर उसके लास्ट में जो हम कल्चर का उपयोग करें। तो इस तरह हम एक कड़ी के रूप में करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। अब भूमि में भी हम प्रत्यक्ष रूप से हम बोनी के समय इसका उपयोग कर सकते हैं, तो भी हमारी भूमि के अंदर ये सूक्ष्म जीवाणु, जिसको हम जैविक उर्वरक बोलते हैं, ये हमारे भूमि में पहुँच जाते हैं और उनकी संख्या स्वतः ही इनमें अंदर बढ़ने लगती है। बिल्कुल, ये बहुत छोटी छोटी बात ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी खेती में आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन दिलाती हैं, लागत कम करवाती हैं, और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा संतुलित रखती हैं। किसान भाइयों, हमने आज अच्छे विषय के बारे में जाना, जैविक उर्वरकों के बारे में जाना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील कुमार कैथवास, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। आज हम बात कर रहे हैं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों का उत्पादन और प्रबंधन तकनीक पर। देखा जाता है सामान्यतः खरीफ में मुख्यतः हमारी दाल वाली फसलें जो हैं उड़द, मूंग, अरहर, ये हमारी मुख्य फसलें हैं। इनका किसान भाई बहुत बड़े स्तर पर खेती करता है और इनका उत्पादन दिन प्रतिदिन सरकार चाह रही है कि बड़े दलहनी फसलों में हमारा उत्पादन अच्छा हो, हम आत्मनिर्भर हों और हमें जो विदेश से मंगानी पड़ती है उन पे हमारी आत्मनिर्भरता बने, हमारी आत्मनिर्भरता स्वयं पर बने। मुख्य रूप से दाल वाली फसलों में हमने देखा कि अरहर, मूंग, उड़द ये खेती हमारे मध्य प्रदेश में की जाती है। तो इन पे हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि किस प्रकार की किस्मों का चुनाव करें, बीज दर क्या रखें, क्या दूरी रखें, तो जिससे हमें फसल संरक्षण कैसे करें ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अरहर की खेती की। अरहर की खेती की बात करें तो बीज दर की बात करें, किस प्रकार हम बीज दर का चुनाव करें। 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ से या 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई उपयोग करें, जिससे उसे उचित और अच्छी मात्रा में प्लांट पॉपुलेशन खेत में प्राप्त हो सके। अधिक संख्या में बीज दर का उपयोग करने से हमारी फसल कमज़ोर होती है और उत्पादन में कमी होती है, तो इसका ध्यान रखें। दूसरी हम बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। अभी बहुत अच्छी किस्में रिलीज़ हो चुकी हैं। किसान भाई पुरानी किस्मों को छोड़कर नई किस्मों का उपयोग करें। जैसे पूसा 16 कम अवधि वाली किस्म है जो कि 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। TJT 401 एक किस्म है जो भी हमारी 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। TJT 501 ये भी हमारी नई किस्म है, इसका भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पुरानी किस्में भी हैं जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं और कई समय से चली आ रही है, जैसे आशा, जवाहर, अरहर, चार, राजीव लोचन, राजेश्वरी, ये भी नई किस्में हैं, इसका भी उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं उड़द की खेती की। तो उड़द की खेती में भी किसान भाई 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ या 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर अच्छी पौध संख्या खेत में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए इनका ध्यान रखें, बीज दर ज़्यादा उपयोग ना करें। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उड़द में भी हमारी बहुत सारी उन्नतशील किस्में आ चुकी हैं, जैसे प्रताप वन, इंदिरा वन, शेखर 2, कुछ पुरानी किस्में भी हमारी अच्छा उत्पादन दे रही हैं, वो चली आ रही है। पंत उड़द 1, पंत उड़द 35, जवाहर उड़द 86, इन किस्मों का चुनाव करके किसान भाई उड़द का उत्पादन ले सकते हैं। फिर आती है बात मूंग की। तो मूंग में भी कुछ कम दिन वाली, कुछ मध्यम अवधि वाली किस्में हैं। कम दिन में विराट एक किस्म है जिसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं और 8 से 10 किलोग्राम बीज दर मूंग की फसल का भी उपयोग करना है प्रति एकड़ की दर से। इसमें सम्राट एक किस्म है, PDM 139 एक किस्म है, MH 421 एक किस्म है जो कि लगभग 75 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो इन किस्मों का चुनाव करके किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किस्मों के पश्चात हम बात करते हैं बीजोपचार की। बीजोपचार किसान भाई तब भी फसल का उत्पादन करे तो बीजोपचार बिल्कुल करे, अवश्य रूप से उसको अपनाएं, क्योंकि बीजोपचार एक छोटा और सस्ता तरीका होता है, लेकिन वो हमारी फसल का टीकाकरण होता है जो कि 15 से 20 दिन तक हमारी फसलों को कई प्रकार की बीमारियों और कई प्रकार के कीटों से फसल को सुरक्षित रखता है। तो बीजोपचार में हम मृदा जनित जो रोग होते हैं, हमारे फफूंद जनित रोग होते हैं, उनको नियंत्रण के लिए हमें नए फफूंदनाशी दवाएं आ चुकी हैं, उनका उपयोग करें। जैसे कार्बोक्सिन प्लस थायरम का उपयोग कर सकते हैं, 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम दवा का 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के उपयोग कर सकते हैं।
या कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब इस दवा का भी उपयोग किसान भाई 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। ये आई बात हमारी फफूंदनाशी बीमारियों की रोकथाम की। इसके पश्चात हम देखने में आ रहा है कि कुछ समय से सफ़ेद मक्खी और वाइट फ्लाई जिसे हम बोलते हैं, जिसका प्रकोप भी फसलों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ एरियो में दीमक का भी प्रकोप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई कुछ कीटनाशी दवाओं का भी उपयोग बीजोपचार के लिए कर सकते हैं। उड़द मूंग की हम बात करें तो इसमें थायोमिथाक्साम 30 FS दवा 10 ml दवा प्रति किलोग्राम बीज दर के उपयोग 10 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर किसान भाई उपयोग करेंगे तो 10 से 15 दिन 20 दिन की अवस्था तक हमारी फसल सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से सुरक्षित रहेगी। इसी में इमिडाक्लोप्रिड 48 WW दवा 1 ml दवा प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से उपयोग करेंगे तो भी हमारी फसल रस चूसक कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहेगी। कुछ एरियो में देखा है कि दीमक का प्रकोप होता है, तो ऐसी स्थिति में क्लोरोपायरिफास दवा 20 EC 400 ml प्रति कुंटल बीज के हिसाब से किसान भाई उपयोग करेंगे तो दीमक के प्रकोप से फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है बीजोपचार का। इसके पश्चात आता है बीज की बुआई का समय, दूरी और उसका संरक्षण। तो समय वर्षा ऋतु का जब आगमन हो जाए, मानसून आ जाए, किसान भाई पर्याप्त नमी खेतों में आ जाए तब बुआई का शुरुआत करें, क्योंकि कई बार जो देखा गया है कि प्रारंभिक मानसून आ जाता है तब किसान भाई बुआई कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मानसून का दूसरा स्पेल गैप में बदल जाता है तो कई जगह उसका रिवर्स या गलत इफेक्ट फसलों पे आ जाता है। तो जब खेतों में पर्याप्त नमी हो जाए तब किसान भाई बुआई का प्रयोग करें। बुआई की पद्धति, किन प्रकार की पद्धतियों का उपयोग करें जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। हमने देखा है कि पुरानी पद्धति में किसान एक ही सीडड्रिल का उपयोग करता है, 9 इंच पे बोसेट रहती है, गेहूं, चना, उड़द, मूंग, मक्का सारी बुआई एक ही प्रकार की सीडड्रिल से करता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें तकनीक का उपयोग करें, नई नई पद्धतियों का चुनाव करें। तो वर्षा ऋतु में किसान भाई तब भी बोनी का मशीनों की बात करें या पद्धति की बात करें तो नई नई पद्धति हमारे पास उपलब्ध हैं, मशीनें उपलब्ध हैं, उनका बदलाव करें अपनी मशीन में और उनका अटैचमेंट लगवा के उनका उपयोग करें। जैसे कि हम बात करें रिच फरो मशीन, जो कि हमारी पुरानी मशीन को पंजी लगाकर 12 इंच पे हम हमारे लोकल कारीगर से उसे सेट करवा सकते हैं और रिच फरो पद्धति से बोनी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आती है रिज बेड प्लांटर। ये रिज बेड प्लांटर या रिज बेड मशीन, इसका भी उपयोग मेड़ नाली पद्धति भी कहते हैं, इसका उपयोग किसान करें ताकि फसलों में जो अतिरिक्त वर्षा का पानी रहता है खेत में जो आता है फसलों को नुकसान ना पहुंचा पाए और खेत से नाली के माध्यम से बाहर हो जाए। इसके बाद आती है ब्रॉड बेड फरो। इसमें 2 प्रकार की साइड में नाली बनती है, जी बीच में बोनी होती है और नाली बनने के माध्यम से वो पानी खेत से बाहर हो जाता है और हमारा जो अतिरिक्त वर्षा का पानी है वो खेत से निकल जाता है। इसके पश्चात बात आती है फसल संरक्षण की। फसल संरक्षण में मुख्य रूप से हमने अभी बात करी खरपतवार प्रबंधन की, हम बात करेंगे कीट प्रबंधन की, हम बात करेंगे रोग प्रबंधन की। तो जैसे जैसे समस्याएं आपके खेत में दिखें, किसी प्रकार के रोगों के लक्षण दिखें, कीटों का प्रकोप दिखे, खरपतवारों का नियंत्रण का समय हो, उस समय किसान भाई इसका उपयोग करें और फसल का संरक्षण करें और भंडारण के और कटाई के समय को ध्यान रखें। जब फसल परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, पत्ते पीले पड़ के गिर जाए तब कटाई करें, समुचित उसकी सुखाई करें। जब 8 से 10% दानों में नमी रहे तभी फसल का भंडारण करें। अधिक नमी में भंडारण करने में फसलों में कीट और जर्मिनेशन की समस्या आ सकती है, इसलिए किसान भाई उचित नमी पर ही फसलों का और बीजों का भंडारण करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आपने जो जानकारियां जानी उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। फ़िलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए खबरें खेती के साथ। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। छोटा किसान बने देश की शान, विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण, मध्य प्रदेश में 96% हुई खरीफ बोनी, अमरबेल का नियंत्रण और कपास में लाल पत्ती का नियंत्रण। और अब खबरें विस्तार से।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। देश के हर क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिक बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कृषि क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उनके सुझावों को भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जोड़े। इससे देश को खाद्य सुरक्षा देने के साथ फल, सब्जियां और अनाज का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी और हम विश्व तक पहुंचने के लिए अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना में सुधार हो, एमएसपी को 1.5 गुना करने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हो, छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते दर में बैंक से कर्ज मिलने की व्यवस्था हो, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेत तक पहुंचाने की बात हो, किसान उत्पादन संगठन हो, ये सारे प्रयास छोटे किसान की ताकत को बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसान के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधे खातों में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है। देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर विजय प्राप्त करने में भारत के किसान पूरी तरह सक्षम हैं। हमारे किसान बिना किसी बड़ी शैक्षणिक डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन हैं। श्री तोमर ने कहा कि ये नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक एक सशक्त हस्ताक्षर है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जर्मोप्लाज्म के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं सहित नवीनीकृत जीन बैंक से कृषि किसानों को काफी फायदा होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने स्वागत भाषण देते हुए ब्यूरो की गतिविधियां और प्रगति बताई। पादप अनुवांशिकी संसाधनों के बीजों की भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के लिए वर्ष 1996 में स्थापित नेशनल जीन बैंक में बीज के रूप में लगभग 10 लाख जर्मोप्लाज्म को संरक्षित करने की क्षमता है। वर्तमान में 4.52 लाख परिग्रहण का संरक्षण कर रहा है, जिसमें 2.7 लाख भारतीय जनन द्रव है व शेष अन्य देशों से आयात किए गए हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई समाप्ति की ओर बढ़ रही है। अब तक 143,28,000 हेक्टेयर रकबा कवर किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य 139,29,000 हेक्टेयर के विरुद्ध लगभग 96% है। राज्य में धान और सोयाबीन की बुआई 90% से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। वहीं अन्य फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली एवं कपास की बुआई लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में की जा चुकी है। राज्य में अब तक कुल खाद्यान्न फसलें जिसमें अनाज और दलहन शामिल है, उनका रकबा 70.04 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो गत वर्ष इस समय तक 68.70 लाख हेक्टेयर था। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118,50,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 149,29,000 हेक्टेयर में फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 143,28,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है। इसमें राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 55.84 हेक्टेयर लाख में कर ली गई है। राज्य की दूसरी प्रमुख खरीफ फसल धान की बोनी अब तक 31.56 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में अब तक इन फसलों की बुआई लक्ष्य से अधिक रकबे में कर ली गई है, जिसमें मक्का 15.11 लाख हेक्टेयर में, तुअर 4.20, उड़द 15.28, मूंगफली 3.76 एवं तिल 3.18 लाख हेक्टेयर में तथा कपास की बुआई 6.15 लाख हेक्टेयर में शामिल है। अमरबेल से फसल ही नहीं, बड़े बड़े वृक्षों को भी हानि पहुंचती है। नींबू में 30 से 35, मूंग में
70 से 80 तथा उड़द में 30 से 40% तक उपज को नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि बोए जा रहे बीज में अमरबेल के बीजों की मिलावट ना हो। साथ ही 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक मिलाकर घोल बनाएं तथा बीजोपचार करें। यदि किसान भाई अमरबेल का रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करना चाहते हैं तो क्लोरोपाम 6 से 7 किलोग्राम या डाइक्लोनेनील 2 ग्राम के सक्रिय तत्वों की मात्रा प्रति हेक्टेयर मिट्टी में उपयोग करें। यदि रिचका या बरसीम की फसल लगाई है तो कटाई से 5 से 10 दिन बाद डाइक्वाट दवा 6 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर छिड़के। पेड़ों एवं बहुवर्षीय बेलों पर पैराक्वाट दवा के 0.1% घोल का छिड़काव करें तथा उपचारित परपोषी पौधों की जल्दी सिंचाई करें। यदि अमरबेल पर छिड़काव के बाद कोई अवशेष बचता है तो पुनः शाकनाशियों का छिड़काव करें। कपास की फसल में कई बार 60 दिन की अवस्था पर लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की समस्या आती है। इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। चूंकि अधिकांश क्षेत्र में बीटी कपास लगाया जा रहा है, बीटी कपास की कुछ जातियों में लाल पत्ती की शिकायत देखी जा रही है। ये वंशागत लक्षण है जो रोग नहीं है। यदि लाल पत्ती तथा फूल झड़ने की शिकायत है तो 750 ग्राम डीएपी, 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 2-2 लीटर पानी में अलग अलग प्लास्टिक के बर्तन में 12 घंटे भिगोकर रखें एवं दूसरे दिन छानकर एक बड़े बर्तन में दोनों घोल को मिला लें। इस मिश्रण को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव करें, लाभ होगा। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।